हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन बंसल और हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ द वीडियो एंड ऑफ बायपोलैरिटी। तो चलिए इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, फाइनली ओवर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंड यूएसएसआर, यानी 1991 तक की बात कर रहे हैं हम। इंडिया के कैसे रिश्ते थे यूएसएसआर से। तो देखिए इकोनॉमिक लेवल पर क्या था। इकोनॉमिक लेवल पर सोवियत यूनियन ने इंडिया की हर बार मदद की। इंडिया जब अपने पब्लिक सेक्टर कंपनीज बनाना चाह रहा था, आयरन ओर के लिए, स्टील के लिए, जब हमें कोई और मदद करने को तैयार नहीं था, यूएसएसआर ने हमारी मदद की। उसने हमें एड प्रोवाइड की, मदद प्रोवाइड की, पैसा भी दिया होगा, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की। हमारे यहां स्टील प्लांट बनाने में कहां कहां बने, भिलई में बने, बोकारो में बने, विशाखापत्तनम में बने। हमारे यहां पर हैवी मशीनरी प्लांट्स लगाने में मदद की, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे भेल कहा जाता है, बहुत बड़ी कंपनी है गवर्नमेंट की, जिसे बनवाने में सोवियत यूनियन ने हमारी मदद की। सोवियत यूनियन ने जरूरत पड़ने पर, जब हमारे पास डॉलर नहीं था खर्च करने के लिए, है ना, तो हमारे रुपीस को लिया, एक्सेप्ट किया इंडियन करेंसी को, जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के लिए डॉलर का शॉर्टेज था। तो हमारे दोस्त की तरह उसने कई बार हमारी मदद की। पॉलिटिकल लेवल पर अगर आपको बताएं तो सोवियत यूनियन ने हर बार कश्मीर इशू को लेके हमारी मदद की, क्योंकि उस टाइम पर, जब मैं आपको बता रहा हूं कोल्ड वॉर का टाइम था, तो इंडिया ने कहा भाई हम ना तो यूएसएसआर की तरफ हैं ना यूएसए की तरफ हैं। तो हमें बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि ना हमें अमेरिका ने मदद की, ना यूएसएसआर ने उस लेवल पर मदद की जो होनी चाहिए थी। और पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, उसने अमेरिका की शरण में चला गया वो, तो अमेरिका ने उसकी खूब मदद की। उसका कश्मीर इशू बार बार यूनाइटेड नेशंस में उठाया गया। ऐसे टाइम में हमें यूएसएसआर ने बिना किसी शर्त हमारी कई बार मदद की। यूनाइटेड नेशन में जब भी कश्मीर इशू उठाया जाता था, इंडिया पाकिस्तान इशू उठाया जाता था, यूएसएसआर हमारे सपोर्ट में खड़ा रहता था, हमारी पॉलिसीज को सपोर्ट करता था। मिलिट्री लेवल पर इंडिया का ज्यादातर जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो कहां से आता था? सोवियत यूनियन से ही आता था। हमारे जो मिलिट्री के इक्विपमेंट हैं, हमारे जो हथियार हैं, वो ज्यादातर सोवियत यूनियन से ही आते हैं, आज भी आते हैं इवन रशिया से। ठीक है, तो और सोवियत यूनियन के लिए फायदा है, क्योंकि हमारे आपस में एग्रीमेंट हो रखे हैं, कई सारे एग्रीमेंट, जिसमें हम लोग मिलिट्री इक्विपमेंट एक साथ मिलकर भी प्रोड्यूस करते हैं कई सारे। कल्चरल लेवल पर बात करें तो यूएसएसआर के जो कई सारे देश हैं, उनके अंदर हिंदी फिल्म्स को और इंडियन कल्चर को बड़ा पॉपुलराइज माना जाता है। वहां पर आज भी बहुत सारे जो इंडियन राइटर्स हैं वो जाते हैं, आर्टिस्ट जाते हैं यूएसएसआर, उस टाइम भी जाते थे, और वहां पर घर घर में राज कपूर से लेके अमिताभ बच्चन के गाने बजते हैं। ठीक है, तो बड़ा कॉमन है वहां पर। अब जब ये 1991 के बाद ये इतने सारे देश बन गए, जिन्हें हम कहते हैं पोस्ट कम्युनिस्ट नेशन, यानी पहले कम्युनिस्ट थे अब नहीं है, ये जो पोस्ट कम्युनिस्ट नेशन है, इनके साथ इंडिया का क्या रिलेशन रहा? ये दो अलग अलग क्वेश्चंस में मैंने करके इसे डाला हुआ है, पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है, तो इंडिया के रिलेशन दोनों के सबके साथ बहुत अच्छे हैं, इन सबके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन रशिया के साथ है, क्योंकि यूएसएसआर के बाद यूएसएसआर का जो पूरा इनहेरिटेंस है वो किसको मिला है? रशिया को ही मिला है। रशिया ने ही हर चीज को इनहेरिट किया है। ठीक है जी। रशिया और इंडिया आपस में एक विजन शेयर करते हैं। विजन किस चीज का है? मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का, यानी हम चाहते हैं कि दुनिया में कोई एक देश ताकतवर ना रहे, जैसे कोल्ड वॉर के बाद हो गया था कि अमेरिका ही दुनिया में ताकतवर था, सोल सुपर पावर। हम दोनों मानते हैं कि दुनिया में कई सारे देश ताकतवर होने चाहिए, सब देशों को मिलकर कलेक्टिव सिक्योरिटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग रीजन्स को मजबूत करने की जरूरत है, रीजनलिज्म होना चाहिए। हमारा मानना है कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसकी बैठ के बातचीत होनी चाहिए। इस बात पे आप लोग हंस सकते हो, क्योंकि रशिया खुद लड़ाई कर रहा है, बैठ के बातचीत नहीं कर रहा है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि कंट्रीज की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, कोई किसी का पिछलग्गू ना बने, कोई किसी को फॉलो ना करे, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पर फॉलो हो रहा था कि भाई मैं अमेरिका को फॉलो करूंगा, तुम यूएसआर को करो, नहीं, सबकी अपनी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग जो है इंटरनेशनल लेवल पर, वो सारी यूएन के थ्रू होनी चाहिए। इंडिया और रशिया ने 80 बायलेटरल एग्रीमेंट साइन किए हैं। कब? 2001 में।
इंडिया को रशिया से बेनिफिट मिलता है कश्मीर इशू पर, हम तेल खरीदते हैं इनसे, और रशिया को हमसे बेनिफिट मिलता है कि हम रशिया के सेकंड सबसे बड़े खरीदार हैं। किसके? हथियारों के। हम अमेरिका से कम हथियार खरीदते हैं, है ना, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से ज्यादा हथियार खरीदता है। हम ज्यादातर रशिया से या इजराइल से हथियार खरीदते हैं। रशिया जो है वो इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी में बड़ा रोल प्ले करता है। हमें जब न्यूक्लियर बम बनाना था तो मदद मिली हमें कुछ ना कुछ। हमें स्पेस इंडस्ट्री में इंडिया की बड़ी मदद की। हमें कायरोजेनिक रॉकेट चाहिए था तो रशिया ने हमें पकड़वाया, मदद करवाई। तो कई तरीकों से रशिया ने हमारी मदद की। इसके अलावा हमें एनर्जी इंपोर्ट, जैसे मैंने ऑयल बताया, लगातार रशिया देता रहा है। ठीक है ना। इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, हम लगातार इंक्रीज कर रही हैं। इसके अलावा कजाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से जब भी हमें कोई भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं हम इन देशों की तरफ देखते हैं और इन देशों से हमें मदद मिलती है। ये जो टॉपिक है दिस इज एक्स्ट्रा एडेड टॉपिक बेटा, ये बोर्ड में नहीं आएगा फिलहाल इस साल, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया गया है और बोर्ड उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि ये टॉपिक बच्चों के सिर्फ पढ़ने के लिए, ये बोर्ड में नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ समझने के लिए पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़िए, इसलिए मैं पढ़ा भी रहा हूं, बट बोर्ड के हिसाब से आप इसे छोड़ सकते हैं। उस टाइम रिवीजन में मत बैठना इसे करने, ठीक है। पहले आता था ये, अब नहीं आता। टॉपिक का नाम है अरब स्प्रिंग। मैंने ऊपर एक मैप डाला हुआ है, आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ। ये वो सारे देश हैं जहां अरब स्प्रिंग आई, और ये सारे देश आप देखोगे तो अफ्रीका के ऊपर वाले देश हैं, नॉर्दर्न अफ्रीका के, और इधर आप देखोगे तो सारे मिडल ईस्ट के देश हैं, जिन्हें हम मिडल ईस्ट बोल लो या इन्हें इस्लामिक देश बोल लो, इस्लामिक कंट्री बोल लो, या इन्हें आजकल वेस्ट एशिया बोला जाता है। ठीक है। इन देशों में अरब स्प्रिंग आई। अरब स्प्रिंग मतलब यहां बिल्कुल माहौल चेंज हो गया, पॉलिटिकल लेवल पर एक बड़ा सुहाना सा मौसम आ गया। ठीक है, क्या हुआ समझिए। अरब स्प्रिंग की शुरुआत 2009 में होती है, ठीक, और शुरुआत कहां से होती है? ट्यूनीशिया नाम के देश से, जहां के लोग करप्शन से परेशान हो चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से, पॉवर्टी से परेशान हो चुके हैं, और जो लोग हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं, जो पब्लिक है वो सड़कों पे आ चुकी है, और उन्होंने अपने यहां पर जो डिक्टेटरशिप चल रही है उसके खिलाफ वो सड़क पर आए हैं, और ट्यूनीशिया में पॉलिटिकल सिस्टम को बदलने वो सड़क पर आए हैं, और वहां पर वो लोग डेमोक्रेसी करने में सक्सेसफुल भी रहते। ट्यूनीशिया जो है उसके बाद ये डिमांड और सारे देशों में फैलने लगी, मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज में फैलने लगी। एक डिक्टेटर था होस्नी मुबारक, जो इजिप्ट का था। वो इजिप्ट में 1979 से पावर में बैठा था। सोचो कितने साल, 40 साल पावर में था। लेकिन जब लोग सड़कों पर आए तो होस्नी साहब की गवर्नमेंट भी क्या कर गई? कोलैप्स कर गई, और वहां भी सड़कों पर लोगों ने आके बदलाव की डिमांड की। यह बदलाव यमन भी पहुंचा, बहरीन भी पहुंचा, लिबिया भी पहुंचा, सीरिया भी पहुंचा, और इसी बदलाव का नाम क्या है? अरब स्प्रिंग। ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं है, बेसिक बात है कि अरब स्प्रिंग था क्या। अरब स्प्रिंग एक मूवमेंट थी लोगों की, जिसमें लोगों ने अपने यहां के सिस्टम में बदलाव किए और डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ वो लोग बढ़े। ठीक है जी, क्लियर है। तो यही आपकी चैप्टर का अंत है। आई होप आप लोगों को वीडियो सारी समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे से रीच कीजिए, मैं उसे और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @DaSachinBansal। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, दैट इज कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।